प्रोग्राम व्यूज मेकर्स, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। हुकूमत ने आज ऐवान में अक्सरियत साबित कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी बिल समेत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने समेत अहम बिल्स ऑपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई के बावजूद मंजूर करवा लिए। बिल्स के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए। ऑपोजिशन अरकान की जानिब से पेश की गई तमाम तरमीम मुस्तरद हो गई। इलेक्शन तरमीमी बिल समेत अहम बिल्स ऑपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई के बावजूद मंजूर। क्या ये हुकूमत की जीत है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, शौकत पराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मुजम्मल सोहरवर्दी साहब। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, क्या मान लें हम कि हुकूमत जीत गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अददी अगर खेल देखा जाए तो उसके लिहाज से तो वो डेमोक्रेसी में यही कुछ है, आप जीत गए। लेकिन इसमें दो खराबियां हैं। पहली बात तो ये कि ये सबको लागू है, सब लोगों को, सब आप कह लीजिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टेड हैं, और हम चाहते हैं कि आइंदा जो इंतखाबात हों उसमें धांधली का लफ्ज़ खत्म हो जाए और लोग यकीन करें, एतमाद करें उस पर। तो उसके लिए जरूरी था कि सबके साथ मिलकर बातचीत करते और एक इत्तफाक राय पैदा किया जाता। तो इत्तफाक राय अगर पैदा नहीं हुआ तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो, ये भी हो सकता है कि वो इलेक्शंस का बाइकआउट कर दें, और अगर इलेक्शन में चली भी जाएं तो हो सकता है कि जो खदशात आज वो जाहिर कर रहे हैं उनके बिना पे वो कल को बाबेला मचाएं कि जी धांधली हुई है, इलेक्शन के रिजल्ट ठीक नहीं। तो आप अगर उसी झंझट में फंसे रहे तो फिर आपने अचीव क्या किया? मैं समझता हूं कि सिस्टम हो सकता है इसमें कुछ कमजोरियां हों, लेकिन बारसूरत जो पहला सिस्टम था वो तो बिल्कुल ही ठप्पे लगाने वाला, तो बहुत ही बुरा था। उसमें कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी ने ये माना हो कि इलेक्शन फेयर थे। उसमें हमेशा यही हुआ कि जनाब इलेक्शन में रिगिंग हुई, धांधली। तो बदलने की जरूरत तो चले है, लेकिन ये कि इसमें मशावरत हो जाती, कोई इंप्रूवमेंट हो जाती, अगर कोई अपने शिकवे शुबहात लोग जाहिर करते हैं तो उनको दूर कर दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ऐसे मामला में कंसेंसस ज्यादा जरूरी है बजाय अददी बरतरी जो आपको मिल गई उसकी बजाय कंसेंसस मेरे ख्याल में ज्यादा अहम है। दूसरी बात यह है कि इसमें बिल में बाद ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे नादरा को कहा कि जी नादरा ये काम करेगा, वो उसकी हदबंदियां वगैरह करेंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और उनके पास लिस्टें वही तैयार करेंगे। आइन में ये चीज जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास है। अब अगर आप इलेक्शन कमीशन को निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आईनी तरमीम की जरूरत थी, जो कि 2/3 मेजॉरिटी से आपको मिलनी थी। आईनी तरमीम के बगैर अगर आप एक एक्ट पास कर रहे हैं जो कि आप ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से कर रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी से, तो वो आइन के मुतसादम समझा जाएगा। लिहाजा अगर पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि वहां से हो सकता है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट करार दे दिया जाए जी। तो मुतसादम अगर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये खत्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इतनी एक्सरसाइज करके अगर इसमें ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं तो उसको कामयाबी मैं तो नहीं समझूंगा। मैं समझूंगा कि इसमें अभी भी कंट्रोवर्सी बाकी हैं, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती है कामयाबी हमें समझ आनी चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में ये हुकूमत की कामयाबी नहीं है। शौकत पराचा साहब, जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि अददी बरतरी के बजाय इत्तफाक राय जरूरी था, जो कि नहीं हुआ, तो इसके बाद क्या हम ये समझें कि इस बिल का जो है वो मंजूर होना हुकूमत की जीत है? बहुत शुक्रिया। आई थिंक जनरल साहब ने बड़ी वजाहत कर दी है। नंबर 1 कि हुकूमत कहती रही और बार बार कहती रही कि हम धांधली का बिल्कुल ही ख़ात्मा करना चाहते हैं, आइंदा कोई शिकायत ही नहीं करेगा। पहले धांधली की शिकायत होती थी इलेक्शन के बाद, जब वोटिंग हो जाती थी, काउंट हो जाता था, फिर शिकायत आती थी कि धांधली हो गई। आज के इस लेजिस्लेशन, बल्कि सो कॉल्ड लेजिस्लेशन के बाद तो धांधली की शिकायत अभी से पैदा हो गई, क्योंकि ये मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, हुकूमत के अपने इत्तेहादी वोट भी दे रहे थे और कह रहे थे कि जी मिस यूज़ का अंदेशा मौजूद है। जब पहले से ही इनहेरेंट आपको इसका थ्रेट मौजूद है, इसका खदशा मौजूद है, अंदेशा मौजूद है, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, तो फिर आप वोट क्यों दे रहे हैं?
इस बात का जवाब तो खैर पीटीआई के अपने एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने भी दे दिया। उसने कहा कि जी हम आए नहीं हैं, हमें बड़े एहतमाम से लाया गया है। तो ये अब इत्तेहादियों से बंदा क्या बात करे, हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं कि हम कैसे आए हैं। लिहाजा देखें, इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर्स इज़ इम्पॉर्टेंट डीपर फॉर लॉ मेकिंग। लॉ मेकर्स का जो इंटेंट आज सामने आया, पहले था कि जी वो हम मशीनों के ज़रिए करेंगे, आज ले आए कि इंटरनेट के ज़रिए 9 मिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं उनको वोट मिलेगा। इंटरनेट अगर हैक हो जाए उस दिन, जैसे आरटीएस तो फंस गया था ना, हम वोटिंग मशीन भी कहते हैं छोड़ दें, इंटरनेट गूगल पे आएगा या किसी और से आएगा, उसके सर्वर कहाँ पड़े हैं, सर्वर्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, और फिर इंटरनेट के ज़रिए जो वोटिंग होगी, इंटरनेट का मतलब है कि कोई ना कोई हुकूमत की एजेंसी उसी को ऑपरेट करेगी इंटरनेट को, तब जाकर, जैसे नादरा की एग्जांपल जनरल साहब दे गए। अच्छा, उसकी मैनिपुलेशन पाकिस्तान में अब भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विनिंग मार्जिन बनता है वो 10,000, 5 से 10,000 होता है। 90% कॉन्स्टिट्यूंसी 2018 में भी ऐसे हैं। अब उधर से जो 9 मिलियन वोटर्स का कह रहे हैं, जिसको नेसेसरली उस वक्त की गवर्नमेंट की एजेंसीज ने ही ऑपरेट करना है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000 डालते जाएं, 10,000 डालते जाएं कि ये नौरवाल का वोट है जी 10,000 इधर डालें, ये बिहाड़ी का वोट है 7,000 इधर डालें, ये स्वाबी का वोट है 5,000, और वही मार्जिन होगा। तो लिहाजा कंट्रोवर्सी, तनाज़ा, फसाद और ना कबूलियत जो है, ना कबूलियत इलेक्शन की, वो उसकी बुनियाद आज रख दी गई। ठीक है, आपके ख्याल में इसकी बुनियाद आज रख दी गई है, कंट्रोवर्सीज फिर भी रहेंगी। ज़ुनैरा, हम बार बार कह रहे थे पिछले प्रोग्राम्स में भी कि जिस तरह हुकूमत चल रही है, हुकूमत कमज़ोर हो रही है, लेकिन आज जब ये बिल मंजूर हो गया तो इसके बाद तो नहीं लग रहा कि हुकूमत कमज़ोर है। आप क्या कहेंगे? थैंक यू शाइस्ता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने पहले भी कही वो ये थी कि ये जो एकदम से इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ था कि जी इत्तेहादी भी नाराज़ हैं और पता नहीं गवर्नमेंट इज़ अबाउट टू कोलैप्स एंड ऑल दैट, तो मैंने तब भी कहा था कि व्हाट अदर ऑप्शन डू दे हैव। ये जितने भी एलाइज हैं, क्यू लीग को ले लें, MQM को ले लें, इवन BAP को ले लें, GDA को ले लें, अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो क्या ये ऐसी पार्टीज़ हैं जो अपने बल पे आके दोबारा गवर्नमेंट बनाएं, या और जो लोग हैं उम्मीदवार नून लीग और पीपल्स पार्टी, अगर वो इलेक्शंस के बाद आते हैं तो क्या इन लोगों को वो अपने साथ शामिल करेंगे? तो मैंने कहा था कभी नहीं करेंगे। इसलिए इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। वो वक्तन फ़वक्तन अपनी ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने के लिए अपना रंग ज़रूर बदलते हैं। वो उन्होंने आखिर अपना एक फेस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी रखना है कि हम तो बोलते रहते हैं और हम तो बहुत हक की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यही है। उनके लिए तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है और हमने आज देख भी लिया। बेशक आमिर लियाकत कहते रहे, लेकिन आमिर लियाकत भी रिज़ाइन करके चले क्यों नहीं जाते असेंबली से? अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है और इतनी ज़बरदस्ती वो आए थे तो उससे बेहतर होता है आप ज़मीर की आवाज़ सुने और रिज़ाइन कर दें। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी हैरान हुई हूँ, क्योंकि जो वोटिंग का कॉन्सेप्ट था और उसके डेमोज जहाँ जहाँ गवर्नमेंट दे रही थी उसमें कहीं भी इंटरनेट का जिक्र नहीं था, और बार बार ये क्लैरिफिकेशन दी जा रही थी कि दिस इज़ नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। आज जो बात हुई है वो इंटरनेट की हुई है, और उस पर मैं आपको पूरी कहानी सुना सकती हूँ कि इंटरनेट पे किस तरह 2016 ट्रंप का इलेक्शन हैक हुआ और हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने 12 ऐसे रशियंस को एक्सपोज किया जिन्होंने डेटाबेसेस में पेनिट्रेट करके चीज़ों को चेंज किया था। तो हैकिंग तो कुछ रह ही नहीं गया। आपका क्रेडिट कार्ड हो, आपका डेटाबेस हो, कोई भी आराम से हैक हो जाता है। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, और ये आई डोंट नो कि ये क्या दिस इज़ ट्रिकरी, और ये जान के किया इन्होंने, इंटेंशनली किया है, क्योंकि पहले तो ये इसे डिनाई करते रहे हैं। तो दिस हैज़ नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम, रादर इसने और कॉम्प्लिकेट कर दिया है मेरे ख्याल है सिचुएशन को। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, क्या हुकूमत आज के बाद हम समझें कि ज़्यादा मजबूत हो गई है? देखें, आप पिछले कुछ दिनों की खबरें देख लें, आप तजिए सुन लें लोगों के। कहा जा रहा था कि लड़ाई हो गई, एक सफ़े पे नहीं है, आज गई कल गई, उनका वो ये चेंज हो गया, एफिडेविट आ गया। तो जो तासुर दिया जा रहा था वासुर तो सारा ज़ायल हुआ। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि आज जिस तरह की परफॉर्मेंस
रही हुकूमत की, तो उससे तो हुकूमत एक तरह से दोबारा मजबूत फुटिंग के ऊपर आई है। अब जहां तक जो कानून साजी हुई उसके ऊपर अब जो इतराज़ात हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे मैं सुन रहा था, अब इतराज़ात उसमें इस तरह के हैं कि इस पे भी कुछ लोग कहेंगे कि जी इमरान खान साहब ने आज यू टर्न ले लिया। वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ की अब पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है उनका, लेकिन आज ओवरसीज पाकिस्तानियों को उन्होंने वोट का हक दे दिया। अब मियाँ साहब लंदन से बैठ के वोट डालेंगे, लिहाजा ये इमरान खान का यू टर्न है। अब इस किस्म के इतराज़ात हो रहे। बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो वोट डालेंगे, हर ओवरसीज पाकिस्तानी के पास वोट होता है, उसके ऊपर उसके घर का पता दर्ज होता है। कोई कराची का है, लाहौर का है, तो उसका वोट ऑलरेडी पता है कि किस जगह पे। ये नहीं हो सकता कि उसका वोट कराची का उठा के पेशावर में डाल दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेट का जिक्र है वो ईवीएम के लिए जिक्र नहीं है। इंटरनेट का जो जिक्र है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का, उसको भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। उसके अंदर जो है सफारत खानों के अंदर वोटिंग हो सकती है या कोई तरीकाकार निकाला जा सकता है अगर उस पर किसी को तहफुज़ात हैं। तो मेरे तो ख्याल में आज एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो अरबों डॉलर आपको भेजते हैं हर बरस बाहर से, मेरे ख्याल में एक बेहतरीन दिन है। और ये कौमी असेंबली में कहा गया कि पेरिस में रहने वाला ये किस तरह फैसला करे कि मुल्तान में कौन इलेक्शन जीते या कराची में किस्मत का फैसला वो किस तरह करे। प्रॉब्लम ये है कि पेरिस में आपकी जायदाद हो, न्यूयॉर्क में आपका फ्लैट हो, लंदन में आप इलाज करवाएं, लेकिन आप लाड़काना के भी नुमाइंदे हैं, आप लाहौर के भी नुमाइंदे हैं, आप कोयटा के भी नुमाइंदे हैं, लेकिन जो वहां पे रह के मेहनत मजदूरी करके अपने मुल्क में वापस पैसे भेजता है पाकिस्तानी है, उसको वोट का हक नहीं है। तो ये लॉजिक कोई बनती नहीं है। ठीक है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आज हमने देखा कि ऑपोजिशन ने यह भी इल्जाम लगाया है कि इत्तेहादियों को प्रेशराइज किया गया है। आपके ख्याल में क्या यह इल्जाम दुरुस्त है? जी, मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत के साथ सब होते तो पिछला मुश्तरका इजलास मुलतवी ना करना पड़ता रात के अंधेरे में, और कौमी असम्बली में 2 बिल अपोजिशन के कामयाब ना हो जाते। आज तो सारी मैनेजमेंट हुई है और एक बेल आउट पैकेज मिला है इमरान खान को दोबारा, और सब उसकी बात कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से बात हो रही थी उसके ऊपर कि कैसे लोग पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि ये जो कानून साजी आज इमरान खान की ज़िद की वजह से की हुई है, ये रह नहीं सकेगी। इसी कौमी असम्बली से ये वापस ख़त्म हो जाएगी। इस पर इलेक्शंस नहीं हो सकते इस मुल्क में। लिहाजा ये आप समझें कि आज इमरान खान साहब ने अपना काउंटडाउन शुरू कर लिया ये कानून साजी करके, क्योंकि अब जो भी अगला अलायंस बनेगा वो इस कानून साजी को ख़त्म करने के लिए बनेगा। और अगर इत्तेहादी भी इस कानून साजी के हक़ में नहीं है और उनसे ज़बरदस्ती वोट लिए गए हैं, PTI के लोग इस कानून साजी के हक़ में नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती वोट लिए गए हैं, तो ये सब अब मिलकर इसको ख़त्म करने के लिए एक 1 पॉइंट एजेंडा मिल गया, सबको एक यकनुकाती एजेंडा मिल गया कि इसको ख़त्म करने के लिए इकट्ठा होना है। एक तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने आज खुद ही अपने लिए एक नेशनल कॉज पैदा कर दिया कि इसके तहत उनके खिलाफ उनको हटाने की बात की जा सकती है। वो एक मुश्तरका मुफाद जो है जिसकी बार बार जुनैरा भी जिक्र करती हैं कि इससे अच्छी ऑप्शन क्या होगी। भाई इससे अच्छी ऑप्शन इसलिए होगी कि MQM ने सीटें नहीं जीतनी है, काफ लीग ने सीटें नहीं जीतनी है अगले इलेक्शन में। अब 3.5 साल तो इस हुकूमत के चले गए, इस 6 महीने के लिए, साल के लिए इनके साथ रहने के लिए अगली सारी सियासत कुर्बान कर दें और इनके हाथ में EVM और इंटरनेट के जरिए अपने हल्के जो हैं वो PTI को हॉस्टेज दे दें और गिरवी रखवा देंगे वो सियासी जमातें। उन्होंने आगे सियासत नहीं करनी है। लिहाजा ये अगर आज कोई वक्ती तौर पे कोई सेटलमेंट हुई भी है सेम पेज की, ये बहुत आर्जी है। और मुझे लगता है कि ये कानून साजी हम अगले 2-3 माह में देखेंगे कि ये वापस इसी तरह कौमी असम्बली से ख़त्म होगी और यूं ही मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और इसको ख़त्म करके कहा जाएगा कि हमने मुल्क में कौमी इत्तेफाक राय पैदा कर दिया। यानी आपके ख्याल में ये कानून साजी खत्म हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी क्योंकि इस पर अगले इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक। और इसको खत्म करेंगे ही तो अगले इलेक्शन का रास्ता बनेगा। आपके ख्याल में अगर ये खत्म हुआ तो ही अगले इलेक्शन हो पाएंगे? जनरल साहब, वो जो कयास आराइयां थी कि हवाओं का रुख बदल रहा है आज के बाद, क्या वो दम तोड़ गई? देखिए, दम चूंकि उनमें हकीकत होती नहीं तो दम तोड़ने का मसला नहीं है। बाज लोगों की ये नफ्सियाती प्रॉब्लम है कि वो इस चीज को इतना रटते रहते हैं क्योंकि शायद तजिया सारा उसी पे बेस होता है। वरना तो 6, जैसे अभी मुजम्मिल भी कह रहे थे पिछली दफा कि जी 6 अक्टूबर को पेज फट गया, तो मुझे तो ना फटा हुआ नजर आया कभी, ना वो पेज जुड़ा हुआ नजर आया। तो बात यह है कि आईनी जिम्मेदारियां जो भी हैं आपकी हुकूमत के तहत वो आप पूरी करेंगे और वो हर हुकूमत के साथ होती रही हैं। सवाए इसके
कि बाज़ हुकूमतों के बाद लीडर जो हैं वो अपने ही अदारों के खिलाफ साजिशें करते रहे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम, वरना तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पेज का कोई मसला था पहले या अब है, या पेज ने फिर दोबारा जुड़ के तो सामने आ गया फेसबुक। ऐसा मेरे नुक्ता निगाह से तो ऐसा किस्सा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ, समझता हूँ कि हमें इस किस्से से बाहर आके देखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी परफॉर्मेंस क्या है, उनके अपने लोगों के अंदर जो क्वालिटी है लोगों की वो क्या है, क्या वो वाकई इतने क्रेडिबल लोग हैं, क्या उनके अंदर लालचें नहीं हैं, क्या वो बिकते नहीं हैं। ये तो, और पार्टियां बदलने वाले जो बार बार बदलते भी हैं, जब उनको नजर आता है कि फलां पार्टी अब इक़्तिदार में आने वाली है तो वो फौरन उड़ के उधर चले जाते हैं और वो पार्टियां उनको कबूल भी करती हैं। तो ये मसला हमारे अपने लोगों का है कि जो हम किसी भी सूरत देखें तो वो शायद इखलाकी तौर पे उतने बड़े पेडेस्टल पे खड़े नजर नहीं आते, जिसकी वजह से आपको ये हालात नजर आते हैं, वरना शायद ये ऐसा ना। ठीक हो गया। अच्छा जुनैरा, मुजम्मिल साहब जिस तरह से कह रहे थे कि आज खान साहब को बेल आउट पैकेज मिला है, आप क्या कहेंगी? मुजम्मिल साहब को बेहतर पता होगा, इनको किसी ने बताया होगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। आप इत्तेफाक करेंगी? मेरा अपना इंडिविजुअलिस्टिक एनालिसिस है। नहीं, मैं इत्तेफाक भी नहीं करती। देखें, बात यह है कि व्हेन यू आर इन पावर यू हैव अ प्रेरोगेटिव, आपका प्रेरोगेटिव होता है आप क्या करना चाहते हैं, और अगर आपके पास अददी अक्सरियत है जैसे भी है तो आप वो कर गुजरते हैं। ये इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जो अमेंडमेंट्स पास करनी थी पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलके, उन्होंने माजी में वो की हैं। अगर किसी का ध्यान इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं गया, और क्योंकि वो सिस्टम भी सूट करता था उनको, और उन्होंने कभी इस पे असेंबली में बात नहीं की, और आज इमरान खान ने कर लिया है और उसको पास भी करवा लिया है, तो दैट डजंट मीन इट्स अ बेल आउट पैकेज। और बेल आउट का मतलब शायद इनको नहीं पता, बेल आउट का मतलब होता है रेस्क्यू करना। तो वो रेस्क्यू तो नहीं हुए, वो तो ऑलरेडी इन पावर हैं, ही इज़ इंटैक्ट, जैसे होना चाहिए उसी तरह बैठे हुए हैं। जो चीज़ काबिल एतराज़ है उस पर बात करनी चाहिए, अपनी मतलब पार्टी एफिलिएशंस नहीं, हमारा काम कि यहाँ बैठ के शो करें। EVM और आई वोटिंग जो है, इंटरनेट वोटिंग, उस पर अगर तो इन्होंने पहले मुशावरत नहीं की और पहले के डॉक्यूमेंट्स जो कमेटी में गए हैं उसमें कुछ था और अब कुछ पास हुआ है, मेरे ख्याल है यकीनन वो चैलेंज हो सकता है। इन्होंने कहा ये अदालत में जाएंगे, नून लीग ने कहा है, तो अदालत में तो पार्लियामेंट के मसले अदालत कह चुकी है कि खुद ही हल करें, बहुत दफ़ा कह चुकी है। इवन नवाज शरीफ के मामले पे, उनके जाने के मामले पे ये कह चुकी है। तो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसको जो ठीक लगा उसने किया है, इसमें बेल आउट वाली कौन सी बात है। ठीक है, मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बेल आउट सादा है। अगर पिछले एक हफ्ता पहले आप इस पोजीशन में नहीं थे कि आप मुश्तरका इजलास बुलाकर उसको कन्वीन कर सकते, और आपको रात के अंधेरे में पता लगा कि वज़ीर-ए-आज़म के दोहराने में भी लोग नहीं आए और आपने ख़त्म किया, क्योंकि आपके साथ आपके अपनी पार्टी के भी लोग गायब थे, उस दौराने में थे, इत्तेहादी तो दूर की बात है। फिर आपको कौमी असम्बली में शिकस्त हो रही थी, हमने देखा आपके MNAs नहीं आने को तैयार थे, फिर आपको रेस्क्यू ही किया गया। मैं जुनैरा की डेफिनेशन से बिल्कुल एग्री करता हूं कि बेल आउट का मतलब रेस्क्यू करना है, और आज इमरान खान साहब को बिल्कुल रेस्क्यू किया गया है, बल्कि ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ यही जुनैरा ने दिया बेल आउट की बजाय कि रेस्क्यू ही किया गया है। उनकी डूबती किश्ती को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि जिस बुरी तरह वो डूब रही थी, बहुत खदशा था कि बहुत जल्दी ना डूब जाए, क्योंकि अभी इन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाए, इतनी जल्दी तो कोई भी इनको डुबोने के लिए तैयार नहीं था। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज इनको रेस्क्यू ही किया गया है। क्योंकि एक हफ्ता पहले की बात देख लें, 6 अक्टूबर के बाद का सारा मंजरनामा देख लें, वो एक ही तरफ चल रहा था, तो उस सारे को आज रेस्क्यू ही तो किया गया है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो 6 अक्टूबर के बाद के मंजरनामे को आज बड़ी मुश्किल रेस्क्यू किया गया है। चलें, ठीक हो गया। शौकत बराजा साहब, अददी बरतरी दिखाने के लिए ही सही, जिस तरह कहा जा रहा है ऑपोजिशन भी इल्ज़ाम लगा रही है, फिर आमिर लियाकत साहब का भी आपने हवाला दिया कि ज़बरदस्ती की गई, फ़ोन कॉल्स की गई, लाया गया, बुलाया गया, क्या ये तरीक़ाकार मुनासिब है? अगर ये सारा कुछ किया गया है तो फिर अद्दी बरतरी कहाँ रह गई अद्दी बरतरी? अगर लोग बाहर आकर ये बात कर रहे हैं, अंदर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि हमारा तो मन नहीं था, हम तो नहीं आना चाह रहे थे, बड़ा एहतमाम किया गया हमारे लिए, तो फिर कहाँ की अद्दी बरतरी? स्पीकर साहब ने ऐलान किया, जो पार्लियामेंट में काउंटिंग हुई या जैसे भी प्रोसीजर था कि 221 मिले हैं, वज़ीर इत्तलात बाहर आकर कह रहे हैं कि 223 मिले हैं। मैं 221 स्पीकर की बात मानूं या मैं वज़ीर इत्तलात की बात मानूं?
बात अददी बरतरी की नहीं है। बात यह है कि एक ऐसी बुराई, एक ऐसा इशू, एक ऐसा मसला जिसने कौम को तकसीम किए रखा। मुझे पहले का नहीं पता, लेकिन मुझे 90 के इलेक्शन याद हैं, 93 के याद हैं, 97 के याद हैं, 2002 मैंने कवर भी किए थे। सारे इलेक्शंस के बारे में कहा गया कि धांधली हुई है, यानी मसला रहा है। और अभी अगर ये पार्लियामेंट, ख़ुद इमरान खान साहब कहते थे कि मैं ऐसा इलेक्शन करवाऊंगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, तो जो आज आपने स्टेप लिया उस पे तो उंगली अभी से उठ गई। जब इलेक्शन होगा तो हम देखेंगे ना कि कोई मानता है या नहीं मानता। यानी जो रास्ता आपने अपनाया वो इतना कंट्रोवर्शियल रास्ता अपनाया, इतना खारदार रास्ता अपनाया, जिसकी वजह से आज जो अगली सीन्स नज़र आए, पार्लियामेंट में गालियां दी गई, एक दूसरे को मारने की तरफ लपके, ये आप कौम को मुत्तहद कर रहे थे। आप यानी तनाज़ा ख़त्म कर रहे थे या आपने एक नए तनाज़े की बुनियाद रख दी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अदालतें, ठीक है, अदालत हाई कोर्ट ने कहा कि अभी हम इंटरवीन नहीं करते, लेकिन मुझे याद है एक एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने चैलेंज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। तो प्रेसिडेंट्स हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, हमारी आला अदालतों में मौजूद हैं। और अगर सरियन आइन की खिलाफ वर्जी की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन का जो अख्तियार है, आइन में जनरल साहब ने बड़ी वजाहत कर दी उस बारे में, जो आइन में अख्तियार एक इदारों को दिया गया है, आज आप आइनी तरमीम किए बगैर एक सिंपल एक्ट, और वो भी इस कंट्रोवर्शियल तरीके से जहां गिनती भी हुकूमत को भी पता नहीं है 221 हैं या 223 हैं, तो आप उससे छीन रहे हैं। तो तनाज़ा बढ़ा, तनाज़ात आगे बढ़े। फिर आई वोटिंग के हवाले से जब हम ये प्रेमिसेस लेते हैं कि ये धांधली का एक जरिया बनेगा, तो फिर एम्बेसियों में कराएं, फिर ये जहां मर्जी करवाएं। जब एक एजेंसी ने बैठ के मैनिपुलेशन करनी है, हाँ। वो नादरा हो सकता है, वो आपका कोई और इदारा हो सकता है, सही, इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो वजारत आईटी के जरिए आप तो बिल्कुल ऐसे करेंगे, इधर इतने डालने हैं, उधर उतने डालने हैं। यानी आपके ख्याल में तनाज़ा बढ़ेगा ही? तनाज़ा बढ़ गया, तनाज़ा बढ़ेगा नहीं, बढ़ गया तनाज़ा। ठीक है। अतर काज़मी साहब, जैसे कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ये कह रहे थे कि 2-3 माह बाद ये कानून साजी जो है वो खत्म हो जाएगी, खत्म होगी तभी इलेक्शन होंगे। ऐसे में आपके ख्याल में क्या अगले इंतखाबात ईवीएम से हो पाएंगे? देखिए, अभी ऑब्वियसली इसको पूरा इसका सेटअप बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का किरदार इसमें बहुत ज़्यादा अहम होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो आप रोल देख लें, इलेक्शन कमीशन का रोल और मुजम्मिल साहब के तज्जिए में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो खुल के एक पार्टी बना हुआ है। उसने ईवीएम के हवाले से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक सहाफ़ी की वीडियो शेयर कर दी जिसमें कहा गया कि ईवीएम एक महंगा फ्रॉड है, और उसके बाद फिर जब प्रेशर पड़ा तो फिर वजाहत जारी की कि जी हम इस हवाले से अब ब्रीफिंग लेंगे, हम डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि ये किस तरह करती है। तो उस वक्त तक उन्होंने देखा भी नहीं था कि ईवीएम काम किस तरह करती है। तो इलेक्शन कमीशन ने वो करना है असूलन जो पार्लियामेंट उसको बताएगी। पार्लियामेंट में कानून साजी होती है। आज पार्लियामेंट में जब कानून साजी हो रही थी, क्या हमारी हालिया तारीख में, हालिया दिहाइयों में कभी कौम की नजरें इस तरह पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है? इसलिए कि यहां से हमेशा जो भी कानून साजी हुई है, चाहे वो 18वीं तरमीम भी हो, उसमें हमेशा एक मफाद याफ्ता जो तबका है ना, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। अपने लिए उन्होंने चीज़ें मजबूत की हैं, अवाम के लिए कभी कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं। तो अब अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक मिल रहा है, चले उसमें कोई बुराई हो सकती है, तरीक़ाकार में कोई मसला हो सकता है, लेकिन ये उनको वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो है इलेक्शंस के ऊपर इन्होंने खुद कौन सी इस्लाहत पेश की हैं, ये बता देते ना कि जी ये इस्लाहत हैं, आप इस तरह करवाएं इलेक्शन। प्रॉब्लम यह है कि ये सारे स्टेटस को के नुमाइंदे हैं, इन्होंने तो चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाना है। अब आप कहेंगे कि जी आप इलाके का एसएचओ जो है वो मुकामी जो मुजरिमान है या मुकामी ऐसे लोग हैं जिनकी शोहरत ठीक नहीं है, उनकी मुशावरत से लगाएं और सारे वो कंसेंसस करें। नहीं, ये सब स्टेटस को के लोग हैं, ये तो बिल्कुल इसकी मुखालफत करेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जानिब से बिल्स की मंजूरी और अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तरमीम के मुस्तरद करने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शैतानी मशीन करार देते हुए कहा है कि सिलेक्टेड हुकूमत आवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकती। ये जानते हैं कि आवाम इनको वोट नहीं देंगे। हुकूमत ईवीएम से अपने इख्तिदार को तूल देना चाहती है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्पीकर और हुकूमत आइंदा इंतखाबात मुतनाज़े बना रहे हैं। आज से ही आइंदा इलेक्शन नहीं मानते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को किसी सूरत नहीं मानेंगे। ये कैसे हो सकता है कि पेरिस में वोट डाला जाए और नतीजा मुल्तान से निकले। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी के लिए आजाद कश्मीर की असम्बली का तरीकाकार अपनाया जाए। वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को नहीं दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के शाना बशाना खड़े हैं, हुकूमत की कानून साजी को अदालत में शिकस्त देंगे। सवाल यह है कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का इलेक्शन तरमीमी बिल समेत अहम बिल्स को अदालत में चैलेंज करने का फैसला, क्या ऑपोजिशन का यह फैसला दुरुस्त है? मेरा ख्याल है अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन आई डोंट नो कि जुडिशरी इस वक्त क्या रोल प्ले करना पसंद करेगी, क्योंकि रोज़ एक नई सूरत हाल क्रिएट हो रही है और जजेस की जिस तरीके से वीडियोस नून लीग और डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर रही है, उसके बाद भी क्या वो समझते हैं कि उन्हें इन मामलों में आना चाहिए। इट इज़ ऑल अप टू दैट। लेकिन जो लफाजी शहबाज शरीफ कर रहे थे उससे बहुत बेहतर तकरीर और मसाइल को उजागर किया बिलावल भुट्टो ने, सिवाय एक चीज़ के कि वो गलत पोर्ट्रे कर रहे थे कि कलभूषण यादव को आप NRO देने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ अ सिंपल केस कि कहीं भी कोई स्पाई पकड़ा जाता है तो उसको काउंसलर एक्सेस और उसकी जो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशंस हैं उसमें ये शामिल है कि आप उनको फ्री फ्लोर देंगे कि वो अपने आप को जहाँ तक डिफेंड कर सकते हैं वो करें। और अगर आप अपने पार्लियामेंट से ये प्रूव करके नहीं करते तो इंटरनेशनली ऑलरेडी आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स के कन्फिस्केशन का इशू चल रहा है कि आप ह्यूमन राइट्स के मामले में अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ और प्रिजनर्स के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी मिसपरसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की। मुझे अफसोस हुआ, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, यंग हैं, डायनेमिक हैं, इस तरह ट्विस्ट नहीं करना चाहिए था मसले को कि उन्होंने, क्योंकि ख़ुद उनकी पिछली नून लीग की सारी गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिली रही है काफ़ी मामलात में, तो आज उन्होंने इमरान खान को भी मिलाने की कोशिश की। बाकी ये है कि सेंसस का मामला बिल्कुल ठीक है, मुस्तकिल प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये सारे इश्यूज़ इनको अब क्यों नज़र आ रहे हैं, ये अब क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? ये पहले दिन से, जब सिंध में आए हैं, गवर्नमेंट बनाई है, पहले दिन से कहते हैं कि हम सेंसस करवाना चाहते हैं, कराची के लोग मिसरिप्रेजेंटेड हैं। तो हर चीज़ आप देख लें, इन लोगों को, ये स्टेटस को के लोग हैं, एज अथर सेड, इनको पिछले सारे पुराने फरसूदा सिस्टम, क्योंकि उसमें महारत है इनको रिगिंग करने की, वो इनको सूट करते हैं। तो इन लोगों की तरफ से भी जो तकरीरें हो रही थी वो कोई ऐसी डायनामिक नहीं थी कि मैं कहूँ कि इमरान खान को बहुत टफ टाइम दिया इन्होंने। ठीक है शौकत पराचा साहब, अक्सरियत से अगर एक बिल मंजूर हो गया तो उसके खिलाफ अदालत जाना क्या मुनासिब होगा? देखें, सबसे बड़ी अदालत तो अल्लाह ताला की है और उसके बाद जो अदालत है वो आवाम की है। ये सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, छोटी कोर्ट्स हों, 1956 से लेकर मौलवी मुश्ताक हुसैन तक अभी तक इनके दिए हुए ज़ख़म कौम नहीं भूली। तो मैं तो कोर्ट के हवाले से हट के मैं आवाम की बात करूँगा। अगर चीनी, आटा, दाल, चावल, घी ये इस हद तक इतने बढ़ गए, पहले ये हुकूमत कहती रही कि जी पिछलों का किया धरता है, अब आके ये नया नैरेटिव है 1-2 महीने में कि जी तेल महंगा हो गया, जी वो फलां चीज़ महंगी हो गई, जी कोरोना आ गया। तो कोरोना से पहले कौन सा आपने रिलीफ दिया था? तो जो आवाम की अदालत में जाना है वो तो पता नहीं, हमारे दोस्त जो आपके शो में हैं वो डिफेंड करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आवाम के पास जाना बड़ा मुश्किल है। आजकल तो आवाम से मुंह छुपाना पड़ रहा है, वो भी मजबूरी में। इसलिए अदालत के पास एक पॉइंट मैं पहले भी कह चुका हूं, जो जनरल साहब ने कहा बड़ा वैलिड है, कि आइन में अगर एक प्रोसीजर डीलिमिटेशन का है, आप उसको सिंपल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पे कैसे कर सकते हैं? ये एक नुक्ता मुझे नज़र आ रहा है जिसकी वजह से अदालत नहीं भी सुनना चाहती तो उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपहोल्डिंग सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। और ये आइनी नुक्ता है, ये अब वो लेजिस्लेटर या कानूनी नुक्ता नहीं बन गया, ये आइनी नुक्ता है। आइन की वायलेशन, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर समेत सब लोग हल्फ लेते हैं कि आई विल प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन
को बाईपास एक सिंपल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के ज़रिए किया जा रहा है, तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हुकूमत नहीं ले रही तो ये सुप्रीम कोर्ट पर ये फ़र्ज़ बनता है, सुप्रीम कोर्ट इस एक नुक्ते को ज़रूर सुनेगी। और अगर एक नुक्ता स्ट्राइक डाउन होता है तो फिर तो पूरी अमेंडमेंट जो है, ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, ये नलीफाई हो जाएगा। इसलिए अपोजिशन देखें ना, अपोजिशन ने पहले एक अवेयरनेस क्रिएट की कि इस वजह से प्रॉब्लम्स हैं, ईवीएम में प्रॉब्लम्स हैं। ईवीएम में मसलन प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको कि शनाख्ती कार्ड मेरा, आपका, जुनैरा साहिबा का, जनरल साहब का, कादमी साहब का, वो ले लेता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद मशीन नहीं डिटेक्ट कर सकती कि कोई आ रहा है वो जेन्युइन है या गलत है। ह्यूमन एलिमेंट वहाँ पर मौजूद है, ह्यूमन एलिमेंट वहाँ पर मौजूद है। सिर्फ एक चीज़ और एक ये वाला एलिमेंट हो गया। अपोजिशन के पास पार्लियामेंट का फ्लोर था, उन्होंने आज इस्तेमाल किया, तकरीर अच्छी लगी नहीं लगी, ट्विस्ट था नहीं था, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बताया। कोर्ट में जाना चाहिए, एक फोरम मौजूद है, बजाय इसके कि एजिटेशन की तरफ जाएं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नॉक करना चाहिए। ठीक है जैनल साहब, अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया गया है, आपके ख्याल में क्या ये बयानबाजी है या फिर वाकई ऑपोजिशन जो है वो चैलेंज कर सकती है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, ये अदालत में जाए ना जाए, लेकिन उनका हक है, जा सकते हैं, जाना चाहिए, क्योंकि जो आइन के खिलाफ अगर कोई चीज़ उसमें मौजूद है, जो मेरी दानिश में तो मुझे लगता है कि ये इशू आएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आइन देता है इलेक्शन कमीशन को, वो आइन में तब्दीली के बगैर आप किसी और को नहीं सौंप सकते। वो एक इशू है जो कि गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना चाहिए था, इस पैकेज में वो लाने से पहले ये रिजॉल्व होना चाहिए था, या फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास ही रहती है जिम्मेदारी। तो इन हालात में ये चैलेंज हो सकता है, और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट सुन भी लेगा जब उनको पॉइंट आउट की जाएंगी ये चीजें कि ये आइन से मुतसादम है, तो मेरा ख्याल है कि वो केस सुनेंगे, क्योंकि आइन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात, जो कुलभूषण के मान, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये पढ़े लिखे लोग जब बातें करते हैं अनपढ़ों वाली, तो इंसान हैरान रह जाता है कि यह क्या सिर्फ ये बयानबाजी ही एक काम है जो करने के लिए इन लोगों को बिठाया गया है। जैसे कहा इन्होंने कि वोट मुल्तान में आके निकलेगा, तो क्या आज के दौर में सब कुछ ऐसे होता नहीं? ये तो जो हमारा इंटरनेट सिस्टम है, इसके तहत तो ये सारी चीजें मैनेजेबल है, इसी ने तो आपको ला के पूरी दुनिया को इकट्ठा एक जगह पे कर दिया। दूसरी तरफ जो कुलभूषण वाले मामले में इन्होंने कहा, वो वही है, ये हमेशा से कहते रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो कभी और किसी ने नहीं कहा, अदारों ने नहीं कहा, ये सिर्फ यही पीपल्स पार्टी कहा करती थी, और उनमें भी खास तौर पे बिलावल जरदारी जो है वो ये नारे लगाया करते। रही बात ये कि कुलभूषण का किस्सा समझना चाहिए। कुलभूषण एक सर्विंग नेवी का ऑफिसर था। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जब सर्विंग ऑफिसर का कोर्ट मार्शल किया जाएगा तो उस रिव्यू की पिटीशन सिविल में नहीं सुनी जा सकती, वो उसका रिव्यू भी उधर ही एक रिव्यू कोर्ट बनाया जाएगा विद इन द सर्विस। नेवी है तो नेवी में, आर्मी है तो आर्मी में रिव्यू कोर्ट बनाया जाएगा और वहां उसका रिव्यू होगा। जबकि यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो आपको ऑर्डर दिया है, जो आपने माना, वो ये है कि इसको इंडिपेंडेंट कोर्ट सिविल का रिव्यू करे। अब वो सिविल कोर्ट में आप ऑर्डिनेंस के जरिए ले तो गए हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस पड़ा हुआ है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना जरूरी था, जिसकी वजह से ये एक तरमीम लानी जरूरी थी। ठीक है, तो इसको मेरा ख्याल है बजाय जहालत की जबान में इसको कवर किया जाए, इसको पढ़े लिखे लोगों की तरह हमें कवर करना चाहिए। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की तरह इसको कवर करना चाहिए। ठीक है जहां साहब, आपका पॉइंट आ गया। अतर साहब, आपकी जानिब में ब्रेक के बाद आऊंगी। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर इसी सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अतर साहब। जी, जहां तक ये बात है कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह इसकी बात हुई और उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, देखिए अगर वो जाना चाहते हैं अदालत के पास तो उनका हक है, वो क्यों ना जाएं, और मुल्क की अदालत और आइन के मुताबिक ही वो फैसला करेगी। तो अगर इसमें कानून में कोई नुक्स है और अदालत ये समझेगी और उसको वो स्ट्राइक डाउन भी करती है, तो मेरे ख्याल में मुझे उसमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये कोई असूली मौकिफ लेके वहां पे नहीं जा रहे। अगर ये इतना असूली इनकी सियासत है, वो हमारे सामने है,
90 की दिहाई में, हालिया अरसे में 13 साल से सिंध के अंदर ये हुक्मरान है। पंजाब के अंदर नून लीग भी जिस तरीके से हुक्मरानी करती रही वो सबके सामने है। तो जब ये असूलों की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ असूली है, तो उसके ऊपर फिर लोग एतराज करते हैं। उस पर आपके ख्याल में लोग एतराज करते हैं। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। बस अब काज़मी साहब से सवाल नहीं पूछ सकता, मेरी जरूरत नहीं है, वरना मैं पूछता कि डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट के बाद ये कैसे शफाफ इलेक्शन का दावा कर सकते हैं, जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी धांधली का सबूत दे दिया है। वो पार्टी अब कह रही है मैं शफाफ इलेक्शन कराऊंगी अगले। लेकिन बहरहाल ये भी क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन के पिछले मेंबरान का जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने किया था वो कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हुआ था और दोबारा हुकूमत को रीडू करना पड़ा था। तो कोर्ट्स इंटरवीन करती हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हो, जब कानून की खिलाफ वर्जी हो। कोई खुदाई जो अख्तियारात हैं वो हुकूमत के पास नहीं होते पाकिस्तान में, और वो आइन और कानून के ताबे है, और अदालतों का काम है कि वो देखें कि काम आइन और कानून के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, चाहे पार्लियामेंट में ही हुआ हो। ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।